हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था अबाउट कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। हमने डिजीज पूरा कंप्लीट किया हुआ है और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री एनालिसिस को आप फैमिली ट्री भी बोल सकते हो। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं याद रखना है कि जैसे हम ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। ओके, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे हम एनिमल्स में और प्लांट्स में करते हैं, राइट। जैसे अभी पी प्लांट एक एग्जांपल ले लो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि दो पी प्लांट लिए और दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दी, फर्स्ट जनरेशन जल्दी से मिल गई, सेकेंड जनरेशन जल्दी से मिल गई, राइट। और जो कैरेक्टर्स है उसको भी हम प्रॉपरली देखकर स्टडी कर पाते हैं, राइट। वो केस ह्यूमंस में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ एथिकल इश्यूज हैं, राइट। और इसके अलावा जो लाइफ स्पैन होता है ह्यूमंस का वो भी काफी बड़ा होता है, राइट। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से हम ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंटल के तौर पर यूज नहीं कर सकते, राइट। सो इस वजह से देयर इज व्हाट पेडिग्री एनालिसिस। What do you mean by pedigree analysis? Okay, so it is a record of inheritance. It is a record of inheritance of certain genetic traits. It is a record of inheritance of certain genetic traits for two or more generations presented in the form of a diagram. Okay. सो वो जो फैमिली ट्री है वो एक तरीके का डायग्राम है, और कहीं ना कहीं पेडिग्री एनालिसिस का मतलब याद रखना है कि इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स फॉर टू और मोर जनरेशंस प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। ओके, नाउ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम व्हिच अ पेडिग्री स्टार्ट्स और इनिशिएट्स, इंडिविजुअल फ्रॉम व्हिच अ पेडिग्री स्टार्ट्स और इनिशिएट is called proband. It is called proband or proboscis, right. So जिससे शुरू होगा पेडिग्री, it can be a male or a female, right. So उनको हम क्या बोलेंगे, proband और proboscis, right. And यहाँ पर दिया हुआ पेडिग्री is employed in case of humans as well as in case of domesticated animals, especially the pets, right. So याद रखना है what is the meaning of pedigree analysis, and जो important बात है यहाँ पर ये याद रखना है कि the individual from which pedigree initiates, begin or start is known as proband or proboscis. ये बहुत important line है। So अब आगे बढ़ते हैं, problems in the study of human inheritance, right. So क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन स्टडिंग द ह्यूमन इनहेरिटेंस, और किस वजह से हम स्विच करते हैं टुवर्ड्स द पेडिग्री एनालिसिस, राइट। पेडिग्री एनालिसिस के तरफ स्विच करने का रीजन क्या क्या है, राइट। सो सबसे पहला जो रीजन है वो है जनरेशन टाइम इज लॉन्ग 20 years और मोर, राइट। अब एक न्यू बॉर्न है, राइट। वो न्यू बॉर्न जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा होगा, जुवेनाइल स्टेज में आएगा, जुवेनाइल स्टेज से उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होगा उसके बाद, राइट। मतलब जुवेनाइल स्टेज के बाद प्यूबर्टी स्टेज आएगा, प्यूबर्टी स्टेज के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, राइट। सो ये पूरा कहीं ना कहीं होने के लिए आप मान लो सपोज प्यूबर्टी स्टेज में इसकी शादी तो हो नहीं पाएगी, राइट। प्यूबर्टी स्टेज में तो मैरिज नहीं हो पाएगा, मतलब 13-14 साल की तो उम्र में नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो मैरिज का ड्यूरेशन होता है वो आप मान के चलो कि मोर देन 20 होता है। यहाँ पर तो वैल्यू कम लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं जो भी मैरिज की तरफ बढ़ते हैं वो उससे पहले अपना कैरियर सेट करते हैं, सारी चीजें प्लान करते हैं, राइट। सो कुछ इस तरीके से होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है, राइट। तो उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग होती है, जब वो अपने आप को प्रॉपरली सेटल कर लेता है इंडिविजुअल, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है बिफोर मैरिज, राइट। सो इसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है जनरेशन टाइम इज लॉन्ग 20 years और मोर। उसके बाद अब ये देखकर पता चल रहा है कि एक रिसर्च वर्कर जो है इट कैन ओनली ऑब्जर्व
2 to 3 generations in one's lifetime. Right. मैं सपोज रिसर्चर हूँ, राइट, मैंने एक इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न था उसको देखा, राइट, बड़ा हुआ, रिप्रोडक्टिव स्टेज आया, फिर उसके आने वाले जनरेशन को देखा मैंने, उसके आने वाले जनरेशन में भी सेम हुआ, जुवेनाइल स्टेज आया, प्यूबर्टी आया, रिप्रोडक्टिव स्टेज आया, फिर उसके आने वाले जनरेशन में देखा, राइट। सो 2 से 3 जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो मेरी भी एज क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, राइट। सो 2 to 3 जनरेशन से ज्यादा हम नहीं देख सकते, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर कपल इज स्मॉल, राइट। पी प्लांट की जैसे नहीं कि 2 पी प्लांट को क्रॉस किया और हजारों प्रोजेनीज हमको पी प्लांट के मिलेंगे, राइट। यहाँ पर काफी लिमिटेड होता है, 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा, राइट। सो जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी है वो बहुत ही स्मॉल रहते हैं पर कपल। ईच मैरिज कंबाइंस अलीज फ्रॉम 2 डिफरेंट फैमिलीज, राइट। देखो यहां पर ये भी चीज समझना जरूरी है कि जब सेम फैमिली से मैरिज होगा तो क्या हो जाएगा, सेम फैमिली में मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर है, राइट। सो वो सोसाइटी सोशली एथिकली सही नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि जब भी मैरिज होता है तो इट इज बिटवीन 2 डिफरेंट फैमिलीज, राइट। सो ईच मैरिज कंबाइंस अलीज फ्रॉम 2 डिफरेंट फैमिलीज। सेम फैमिली हो गई तो कहीं ना कहीं वो ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, राइट। सो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, many of the human traits are governed by number of G। हमने एग्जाम्पल देखा है एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट। उसके अलावा एग्जाम्पल देखा है हमने स्किन कलर, राइट, हाइट, ये सब में हमने देखा है कि कैसे एक जो कैरेक्टर्स को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, राइट। उसके बाद जो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर है वो भी क्या है, 46, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है, नंबर इज 46, राइट। ड्रोसोफिला जैसे नहीं है, पी प्लांट की जैसे नहीं है, क्रोमोसोम नंबर काफी कम होंगे। ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, ज्यादा है, तो हर एक जीन को स्टडी करने में भी क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ड्रोसोफिला और पी प्लांट जैसे यहाँ पर कंडीशंस नहीं है। Human beings cannot be subjected to experimentation like guinea pigs or edible pea, राइट। मैंने ऑलरेडी इसका रीजन दे दिया है कि बहुत बड़ा लाइफ स्पैन होता है, राइट, और कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आड़े आते हैं जहां पर हम ह्यूमंस को एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद एक एडवांटेज है, उस एडवांटेज को भी पढ़ लेते हैं। Maintenance of pedigree can help the genetic counselors to study the inheritance of genes from generation to generation, right। So एक एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लूं हीमोफीलिया, राइट। सो हीमोफीलिया में मान लेते हैं कि जो मेल है वो सफरर है, ओके, दैट इज XHY, एंड जो फीमेल है उसका जीनोटाइप नहीं पता है, राइट। तो उनके आने वाले जनरेशन्स में क्या होगा, मतलब आने वाले जनरेशन में जो हीमोफीलिया है वो रहेगा या नहीं रहेगा, किस प्रोजेनी में होगा, राइट। सो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए जरूरी होता है अगर हम पेडिग्री चार्ट को मेंटेन करें, राइट। सो याद रखना है कि मेंटेनेंस ऑफ पेडिग्री कैन हेल्प अ जेनेटिक काउंसलर to study the inheritance of gene from generation to generation, okay। So this was about the problems in the study of human inheritance and the advantage of pedigree analysis। So अब next discuss कर रहे हैं हम students symbols used in pedigree analysis, right। symbols used in pedigree analysis, right। So symbols याद रखना है, बहुत important symbols हैं ये सभी। सो सबसे पहला सिंबल है स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है आप सभी को। सो ये जो स्क्वायर है ये इंडिकेट करता है मेल, राइट। उसके बाद ये सर्कल जो दिख रहा है ये क्या इंडिकेट करेगा, फीमेल, राइट। और ये जो डायमंड शेप का दिख रहा है
ये इंडिकेट करेगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, राइट। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स, स्क्वायर मेल, सर्कल फीमेल, डायमंड शेप सेक्स अनस्पेसिफाइड। उसके बाद अगर मैं इनमें शेड्स बना दूं या फिर इनके अंदर कुछ फिल कर दूं, राइट, सो मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, तो जब भी इस तरीके के फिलिंग्स होंगे तो बोलेंगे हम उनको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। सो अगर मैंने इसको ऐसे फिल कर दिया, राइट, सो ये हो गया अफेक्टेड मेल, राइट। अगर मैंने यहां पर इसको ऐसे फिल कर दिया, राइट, सो ये क्या हो गया अफेक्टेड फीमेल, राइट। सो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है आप सभी को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मेटिंग और क्रॉसिंग, सिंपल है, राइट। सो याद रखना इसको कि एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इंडिकेट करेगा मेटिंग। अब यहां पर आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, राइट। अब ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का इंडिकेट करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, mating between relatives, which is also known as consanguineous mating. It is also known as consanguineous mating, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। उसके बाद एक और चीज याद रखना है कि हम जनरेशंस को, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, राइट। सो इनको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, विद रोमन नंबर्स, ओके। सो उसको याद रखना है। देखो अब यहां पर ये वाली लाइन जो दिख रही है आप सभी को, राइट, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, मेटिंग, which is a horizontal line। अब ये नीचे एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, राइट। सो याद रखना ये वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट जनरेशन, राइट। सो इसको याद रखना है, ये वर्टिकल लाइन जो है ये इंडिकेट करेगा फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये हो गया पेरेंट जनरेशन, ये हो गया F1 जनरेशन, ओके। सो पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन, ओके, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, राइट। और चिल्ड्रंस का जो ऑर्डर है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सो याद रखना है ऑर्डर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, किसी के एक लड़का एक लड़की एक लड़का है, सो वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए, एक लड़का फिर लड़की फिर लड़का। अब यहाँ पर दिख रहा है पहले लड़की है फिर लड़का है, मतलब पहले फीमेल है फिर मेल, इसका मतलब फीमेल पहले बॉर्न हुई है, मेल बाद में बॉर्न हुआ है, तो उसी ऑर्डर में रखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले फीमेल फिर मेल, ठीक है। सो इतनी बातें क्लियर रखनी है। ये कुछ सिंबल्स हैं, और भी सिंबल्स हैं, तो याद रखना है स्क्वायर के अंदर अगर कोई भी फिलिंग्स नहीं होगी, उसके अंदर हमने कोई कलर फिल नहीं किया होगा तो होगा अनअफेक्टेड, और अगर फिल किया होगा तो वो होगा अफेक्टेड, राइट। स्क्वायर इंडिकेट्स मेल एंड सर्कल इंडिकेट्स फीमेल, हॉरिजॉन्टल line indicates mating and vertical line indicates the F1 generation। और याद रखना है साइड में हम रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे टू इंडिकेट द जनरेशंस, ओके। सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं विद द सिंबल्स। अब यहाँ पर आगे का जो सिंबल है, यहाँ पर 2 जनरेशन आपको दिख रहे हैं, राइट। ये पेरेंट है, स्क्वायर मेल, सर्कल फीमेल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है मेटिंग, वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन में सबसे पहले तो क्या है, मेल है। मेल ये कैसे पता चल रहा है, स्क्वायर है। अब वो स्क्वायर फील्ड है, इसका मतलब जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड है, बट उसके पेरेंट अफेक्टेड है नहीं। ये कैसे पता चल रहा है, राइट, बिकॉज उनके अंदर कोई भी कलर फील्ड नहीं है, शेड्स नहीं है, राइट। सो याद रखना है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज्ड, पेरेंट्स अनअफेक्टेड एंड जो चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, वो क्या है, अफेक्टेड है। उसके बाद ये कुछ डायमंड शेप होगा, उसके अंदर 5 लिखा होगा तो हम उसको बोलेंगे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, राइट। उसके बाद ये 3 अलग अलग सिंबल्स हैं, ओके, सेम सिंबल्स हैं, अलग अलग नहीं है। सो सर्कल विथ a dot or circle with a cross or circle with half filled indicates carrier, right। so circle with the center dot, circle with cross and circle which is half filled, इसको हम क्या बोलेंगे, carrier। सेम फीमेल, ये फीमेल के लिए, मेल के लिए भी सेम होगा, राइट। मतलब स्क्वायर होगा, स्क्वायर में बीच में डॉट होगा तो उसको बोलेंगे मेल कैरियर, या फिर स्क्वायर होगा
और एक क्रॉस बना होगा उसको बोलेंगे सेम कैरियर मेल या मेल कैरियर, और स्क्वायर होगा वो आधा फिल्ड होगा उसको भी हम कब बोलेंगे कैरियर मेल, राइट। सर्कल इसका मतलब ये फीमेल का दिखा है, सेम मेल का भी होगा, राइट। उसके बाद ये दिख रहा है आप सभी को, सो ऐसे बीच में से एक लाइन जाएगी विच इंडिकेट्स डेथ और डिसीज्ड, ओके। उसके बाद यहां पर दिख रहा है आपको डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस याद रखना है कि जब जो ओवरी है उससे 2 एग निकल जाएंगे और दोनों ही एग को स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, तो 2 जाइगोट बनेंगे और 2 एम्ब्रियो बनेंगे, और कहीं ना कहीं दो न्यूबॉर्न होंगे, राइट। और याद रखना है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस कैन बी आइडेंटिकल और नॉट, राइट। डाइजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आइडेंटिकल इन द सेंस कि दोनों ही फीमेल हो सकते हैं, एक फीमेल एक मेल हो सकता है, या दोनों ही मेल हो सकते हैं, राइट। सो इस केस में मैंने इंडिकेट किया है, सो ये फीमेल है ये मेल है, और इसको कुछ ये वाले सिंबल से हम इंडिकेट करेंगे लाइक अ कोन शेप, राइट। ये हो गया डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, अब यहां पर एक ही डिफरेंस है इसका, राइट। सो उसको याद रखना है कि जस्ट एक सिंपल सा डिफरेंस है डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस में, ये लाइन, राइट। सो उसको याद रखना है। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जेंडर भी सेम होगा और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होगा, राइट। या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल, जो कि डायज़ोगोटिक ट्विंस में नहीं होता है। डायज़ोगोटिक ट्विंस में दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं, दैट मींस दोनों बॉय हो सकते हैं या एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है इस केस में, राइट। सो ये सिंबल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर। नेक्स्ट टॉपिक है यूजफुलनेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। यूज क्या है पेडिग्री एनालिसिस का। सो फर्स्ट यूज हम देख लेते हैं कि क्या यूज है। पेडिग्री एनालिसिस इज यूज्ड टू स्टडी द पेडिग्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर trait, right, finding the possibility of absence or presence of that trait, right. So ये फर्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखी हुई कि जो पेडिग्री एनालिसिस है is a study of a pedigree for the treatment of particular trait, right. अगर किसी को डिजीज है, right, और कहीं ना कहीं उसके आने वाले जनरेशन में भी वो डिजीज हो सकती है, सो क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट, ताकि उसके आगे वाली जनरेशन को ना हो, राइट। एंड फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दैट ट्रेट, राइट। आफ्टर दैट इट इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर्स, जेनेटिक काउंसलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है टू एडवाइज इंटेंडिंग कपल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रंस विद जेनेटिक डिफेक्ट्स, राइट। और एक यहां पर आपको समझना है कि सपोज एक फीमेल है और उसके जो इंसेस्टर्स हैं उनको भी एक डिजीज था और उसको भी वो डिजीज है, राइट। सो जेनेटिक काउंसलर के पास वो जाकर उससे सजेशंस लेगी, राइट, उससे पूछताछ करेगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरे आने वाले जनरेशन्स हैं उनमें ये मुझे जो डिजीज हुई थी और मेरे एंसेस्टर्स को जो डिजीज हुई थी वो होगी या नहीं होगी, राइट। और किस टाइप के डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, राइट, उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, अल्कप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, राइट। सो ये सारे डिजीज के बारे में। नेक्स्ट, पेडिग्री एनालिसिस इंडिकेट्स दैट मेंडल्स principles are also applicable to human genetics with some modifications, right. So जो मेंडल ने बताया था वो human genetics पर भी applicable है, but with some modifications which are found later, and उसके examples हैं quantitative inheritance, sex linked characters and the linkages, right. So ये कुछ modifications हैं जो कि बाद में पता चली थी, right. और क्या इंडिकेट करता है, इट कैन इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ अ ट्रेट इन द एंसेस्टर्स, राइट। सो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हीमोफीलिया जो है वो अपीयर हुआ था इन क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया में कहां से अपीयर हुआ था, उसके फादर से, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। और फिर क्वीन विक्टोरिया से इट स्प्रेड इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप थ्रू मैरिजेस, राइट। सो रॉयल फैमिलीज में आपस में
मैरिजेस हुआ जिस वजह से ये पूरे रॉयल फैमिली में डिजीज फैल गई, हीमोफीलिया, राइट। सो ये 4 यूजफुलनेस या यूजेस याद रखने हैं ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेंशन किया हुआ है, राइट। ये एक पेडिग्री है, दैट इज पेडिग्री चार्ट है, या फिर इसको फैमिली ट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जिनके अंदर कलर फेल्ड है वो हैं अफेक्टेड, और जिनके अंदर कलर फील्ड नहीं है वो है नॉर्मल, राइट, मतलब अनअफेक्टेड, राइट। सो यहाँ पर एक बार पेडिग्री देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 2 पेरेंट है, मेल फीमेल, दोनों ही क्या है अफेक्टेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन, F1 जनरेशन देख रहे हैं, राइट। इसमें 2 मेल है और एक फीमेल है, पहले मेल फिर फीमेल फिर मेल। उसमें दिख रहा है एक मेल फर्स्ट एंड सेकंड फीमेल दोनों ही अफेक्टेड है, बट जो तीसरा मेल है वो, या तीसरा चाइल्ड जो कि मेल है वो अनअफेक्टेड है, राइट। अब ये जो अनअफेक्टेड मेल है इसने क्रॉस या फिर मेटिंग किया है विद द आउटसाइडर। याद रखना ये इस फैमिली का पार्ट नहीं है, राइट। ये एक आउटसाइडर है जिसके साथ ये मेल ने क्या किया है, मेटिंग किया, और इसके ये 3 ऑफस्प्रिंग्स है। ये F2 जनरेशन दिखा रहा है जहां पर फीमेल है, मेल है और फीमेल, राइट। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या टेक्निक है। सबसे पहले तो फाइंड करना है कि वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड, राइट। ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड को एक और नाम है सेक्स लिंक्ड, राइट। अब ये फाइंड करने के बाद ये फाइंड करना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पहला स्टेप क्या है, फाइंड करना है वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। सेकंड स्टेप है, ये फाइंड हो गया तो सेकंड स्टेप है डोमिनेंट है या रिसेसिव है, राइट। एक्स लिंक की मैं बात करूं तो एक्स लिंक डोमिनेंट जो है वो किसमें दिखाई देगा, मेजरली फीमेल्स में, और एक्स लिंक रिसेसिव किसमें दिखाई देगा, इन द मेल्स, राइट। बट यहां पर देखोगे तो दोनों ही कहीं ना कहीं इफेक्टेड हैं, मेल भी इफेक्टेड है और फीमेल भी इफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये एक्स लिंक तो है ही नहीं, डेफिनेटली, मतलब ये ऑटोसोमल है, राइट। ऑटोसोमल पता चल गया। अब ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये पता कैसे करेंगे, राइट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ था, डोंट स्किप जनरेशन, पहला ट्रिक, राइट। और सेकंड ट्रिक क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, राइट। अब यहां पर देख लेते हैं, ये डिजीज है, दोनों पेरेंट, इनके जो प्रोजेनीज है F1 जनरेशन जो है ये भी अफेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, दे आर नॉट स्किपिंग द जनरेशन। इनको जो कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर इनको भी आए, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गई, डोंट स्किप जनरेशन, राइट। अब सेकंड क्राइटेरिया कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब ये तीसरा चाइल्ड देखो जो कि मेल था, ये अफेक्टेड है क्या, नहीं है, अनअफेक्टेड, राइट। सो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। पहली क्राइटेरिया डोंट स्किप जनरेशन, तो यहाँ पर ये जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, मतलब इनको हुआ है इनको भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं होके इनको हुआ है, राइट। F1 से फर्स्ट से या पेरेंट से F2 जनरेशन में डायरेक्ट जाता तो वहां पर होता ये ऑटोसोमल रिसेसिव, राइट। बट यहां पर क्या है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बिकॉज इट इज नॉट स्किपिंग द जनरेशन। सेकंड मैं बता रहा हूं, सेकंड ट्रिक क्या था, अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड, राइट। सो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।